जय हिंद बच्चों। आज हम पढ़ेंगे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। ये हमारा केमिस्ट्री का लास्ट चैप्टर होने वाला है और इसी के साथ हम शुरू करते हैं कार्बन की दुनिया। कार्बन बच्चों एक ऐसा एलिमेंट है जो अपने आप में एक नई दुनिया, अलग दुनिया लेकर चलता है, जिसको हम लोग बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, तो ये बेस्ट टॉपिक होता है, हर किसी एग्जाम में इसके क्वेश्चंस जरूर आते हैं, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। तो ये बहुत बेसिक चैप्टर है आपके लिए। और इस चैप्टर की इंपॉर्टेंस क्या है कि जब भी आप केमिस्ट्री पढ़ोगे उसमें ऑर्गेनिक पढ़ोगे तो ये वाला चैप्टर आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम लोग क्या क्या इस चैप्टर में कवर करने वाले हैं। तो देखिए, हम पहले तो थोड़ी बहुत बातचीत कर लेंगे किसकी, कार्बन की। देन उसके बाद कार्बन कौन सा बॉन्ड बनाता है, कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, क्या होता है, शेयरिंग वाला बॉन्ड है, आगे पढ़ने वाले हैं। कैटिनेशन पावर और टेट्रावेलेंसी, ये कार्बन के दो स्पेशल गुण होते हैं या प्रॉपर्टीज होती है जिनकी वजह से अपनी एक नई दुनिया लेकर चलता है। ठीक है, सेकंड टॉपिक हम लोग कवर करने वाले हैं हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन बच्चों क्या होंगे, जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कोई तीसरा नहीं होगा। ठीक है, कार्बन की दोस्ती जो है वो हाइड्रोजन के साथ होती है, इसलिए इसको कार्बन एंड हाइड्रोजन यानी कि हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। दो तरीके का आप पढ़ने वाले हो, सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, सेचुरेटेड अनसेचुरेटेड को हम और आगे बढ़ेंगे तो एल्केन एल्कीन अल्काइन में हम लोग इनको डिवाइड कर लेते हैं। होमोलोगस सीरीज क्या होने वाली है, नोमेनक्लेचर, आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर क्या है ना, नामकरण करते हम लोग किसका, कंपाउंड्स का, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। देन हम लोग पढ़ेंगे फंक्शनल ग्रुप, जिसमें एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड। और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज में चार प्रॉपर्टीज आप लोग पढ़ोगे। कंबशन यानी कि जलाएंगे हम इसको, कार्बन को, ऑक्सीडेशन करेंगे। ठीक है, और ऑक्सीडेशन के बाद एडिशन रिएक्शन करेंगे और सब्स्टिट्यूशन करेंगे। ठीक है, इथेनॉल और इथेनोइक एसिड, ये दो इंपॉर्टेंट कंपाउंड है कार्बन के। ठीक है, सोप और डिटर्जेंट, साबुन और डिटर्जेंट, कपड़े भी धोएंगे भाई अपने। तो ये सब केमिकल्स का हम स्टडी करने वाले हैं कार्बन के बारे में। ठीक है, यहां पर एक चीज और रह गई है, वो है एलोट्रोप्स। क्या पढ़ेंगे हम लोग, एलोट्रोप्स। ठीक है, एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन भी हम लोग इसमें कवर करेंगे। चलो तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के हम लोग। जैसे आप देखोगे तो डेली लाइफ में कार्बन के बहुत सारे कंपाउंड होते हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ये गैस कैसे छूटती है भाई, तो देखो हम लोग जो रेस्पिरेशन करते हैं उसके थ्रू जो एक्सक्रीशन करते हैं, बाहर निकालते हैं, वो कौन सी गैस निकालते हैं, CO2। सुना ही होगा बचपन से कि हम ऑक्सीजन गैस कंज्यूम करते हैं और CO2 गैस को रिलीज करते हैं एटमॉस्फेयर में। गाड़ी वगैरह के धुएं में जो पेट्रोल वगैरह जलता है उससे कौन सी गैस निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, हमारे डीएनए में कार्बन के कंपाउंड होते हैं, प्रोटीन जो होता है। ठीक है, इसके अलावा प्रोटीन में कार्बन होता है हमारे पास, बेंजीन में कार्बन होता है, एल्कोहल में कार्बन होता है, मेथेन गैस में कार्बन जिसको बायोगैस बोलते हैं उसमें कार्बन। ढेर सारे एग्जाम्पल है कार्बन के। ठीक है, डीजल, पेट्रोल, है ना, कोयला, इन सब में क्या है, कार्बन ही तो है। ये सब कार्बन के ही कंपाउंड्स है। चलिए तो भाई कार्बन क्या है, कार्बन का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं, है ना। कार्बन से हम बोलेंगे भाई, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दो। तो कार्बन क्या है बच्चों, कार्बन एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर कितना है, एटॉमिक नंबर होता है 6। कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6 और मास नंबर होता है 12। ठीक है, इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अब 6 इलेक्ट्रॉन इसके पास है। क्यों, क्योंकि इसका जब कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो 2,4 आता है, फर्स्ट सेल वाला और सेकंड सेल वाला। फर्स्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, और सेकंड में कितने हैं, 4। ठीक है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4 है। अब इसको यदि अपना स्टेबिलिटी करना है, मतलब अपने आप को स्टेबल करना है, तो एक ऑक्टेट रूल होता है जिसके अनुसार आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, 8। अभी इसके पास कितने हैं, 4 ही है। मतलब इसको कैसे भी करके 8 पूरे करना है, तो या तो अपने 4 दे दे या फिर 4 ये एक्सेप्ट कर ले या फिर शेयर कर ले। अगर 4 दे देगा तो यहाँ पे 2 पे जाके ये फर्स्ट सेल में 2 ही होते हैं, सेकंड से 8 स्टार्ट होते हैं, तो यहाँ पर ये स्टेबल नहीं होगा, यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन ये ना दे सकता है ना ही ले सकता। तो ये क्या करता है, शेयरिंग करता है, आगे समझेंगे हम लोग। तो इसको कॉन्फ़िगरेशन इसका 2,4 है। अब इसको रिक्वायरमेंट होती है 4 एडिशनल इलेक्ट्रॉन की, ताकि ये इनर्ट गैस के जैसा, इनर्ट गैस कौन सी गैस की बात कर रहे हैं, नियोन की, इसका नंबर होता है 10, इसका कॉन्फ़िगरेशन 2,8। आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8। तो 8 इलेक्ट्रॉन ये करना चाह रहा है, नियोन के जैसा, नोबल गैस के जैसा बनना चाह रहा है, तो इसको 4 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। इसके जैसा बनने में इसको कितने इलेक्ट्रॉन और चाहिए, 4 और। ठीक है, इसलिए ये क्या करता है,
ना तो दे सकता है ना ले सकता है, लेकिन ये शेयर कर सकता है। अगर इलेक्ट्रॉन डोनेट और एक्सेप्ट किए जाते हैं ना तो आयनिक बॉन्ड बनते हैं, ठीक है। आयंस बनते हैं ना, केटायन और एनायन, हमने पढ़ा था एसिड बेस वाले चैप्टर में भी पढ़ा था, और केमिकल रिएक्शन इक्वेशन में भी आपने आयनिक कंपाउंड बनाना सीखे थे, उनकी प्रॉपर्टी भी सीखी थी, ठीक। अगर हम बात करें कार्बन की, तो कार्बन ये दोनों ही नहीं करता, ना तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है ना ही एक्सेप्ट करता है। ये क्या करता है, शेयर करता है, और शेयर करने के कारण ये आयनिक बॉन्ड नहीं बना सकता। ये कौन से बॉन्ड बनाएगा, कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। अब भाई इसकी कौन सी मजबूरी है कि 4 इलेक्ट्रॉन ना दे सकता है ना ले सकता है, तो चलो समझते हैं। ये इसका कार्बन मास नंबर 12.0107, मतलब वही 12 लिख लो अप्रोक्सीमेटली, और इसका नंबर कितना होता है 6, ठीक है। एटॉमिक नंबर इसका 6 होता है। और इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर देखो आप, तो ये इसका न्यूक्लियस हो गया। फर्स्ट सेल में ओनली कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन। सेकंड सेल में कितने हैं, 1 2 3 और 4। तो इस तरीके से इसका कॉन्फ़िगरेशन हो गया 2,4। अब इसको 8 पूरा करना है, नियॉन के जैसा बनना है, तो क्या करना पड़ेगा, 4 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, इसको शेयर करना पड़ेगा। अब ये आयनिक बॉन्ड क्यों नहीं बना रहा है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन दे भी नहीं रहा है ले भी नहीं रहा है, इसका कारण क्या है, वाई, क्यों नहीं बना रहा है भाई आयनिक बॉन्ड। तो इसके कारण है, देखो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का थोड़ा सा जानकारी आपको होना चाहिए कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होते हैं वो कहाँ होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन जो होता है वो कहाँ होता है, शेल्स में। अब अगर हम बात करें इसके प्लस चार्ज की, तो प्लस चार्ज कहाँ है, न्यूक्लियस में। न्यूक्लियस के हिसाब से आप देखोगे तो इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 6। जो एटॉमिक नंबर होता है वही क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन। मास नंबर कैसे, मास नंबर निकालते हैं अपन लोग प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को जोड़कर। अगर हम प्रोटॉन बोल रहे हैं 6 और मास बोल रहे हैं 12, तो बताओ न्यूट्रॉन कितना होगा, 6, ठीक है। 6 न्यूट्रॉन्स होंगे, तो 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन इसके पास होते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन भी 6 ही है, जिसमें फर्स्ट सेल में 2 ही है और सेकंड सेल में कितने, 4। ये डिस्ट्रीब्यूशन को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं। तो यदि आप देखोगे तो कार्बन जो है इसके पास क्या ऑप्शन है, देखो इसके न्यूक्लियस से ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ना, ये क्या होते हैं, बंधे होते हैं, अट्रैक्टेड होते हैं, ठीक है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे बच्चों नेगेटिव चार्ज है और प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव। तो ये जो प्रोटॉन है इलेक्ट्रॉन्स को कस के पकड़ के रखेगा, बांध के रखेगा, ठीक है, होल्ड करके रखेगा। न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल है बेचारा, ठीक है, न्यूट्रॉन का कोई लेना देना खींचातानी में नहीं है ना। तो अगर हम बात करें कि अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन और ले लेता है, क्या कर लेता है, 4 इलेक्ट्रॉन और ले लेता है। अभी कितने इलेक्ट्रॉन को पकड़ कर रखा है, 6 प्रोटॉन ने 6 इलेक्ट्रॉनों को पकड़ कर रखा है। कितने प्रोटॉन ने, ऐसा देखो तो 6 प्रोटॉन ने 6 इलेक्ट्रॉनों को पकड़ कर रखा है, मतलब बराबर है, न्यूट्रल है, ठीक है। अब हम बोल रहे हैं कि इसको 4 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। ये 6 कैसा आया बच्चों, तो 4 और 2 6, टोटल इलेक्ट्रॉन तो चाहिए ना उसके पास। तो अगर हम बोले कि ये 4 इलेक्ट्रॉन और ले लेता है इस शेल में, तो C4 माइनस बनेगा, इसका नंबर 6 है। 4 माइनस का मतलब इसने 4 इलेक्ट्रॉन ले लिए, तो अब इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, तो 6 तो पहले से ही थे। अब अगर इसने 4 इलेक्ट्रॉन और ले लिए तो अब कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन। लेकिन प्रोटॉन तो अभी भी कितने हैं, 6 प्रोटॉन मिलकर 10 इलेक्ट्रॉन को पकड़ना इनको, ठीक है। तो क्या होगा, क्या ऐसा पॉसिबल है, चलो देखते हैं। तो इट कुड गेन 4 इलेक्ट्रॉन फॉर्मिंग C4 माइनस। अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो क्या बनेगा, C4 माइनस, ठीक है, एनायन बनेगा। क्या बनेगा, एनायन, कैटायन नहीं बोलते उसको। बट इट वुड बी डिफिकल्ट फॉर द न्यूक्लियस विथ 6 प्रोटॉन्स टू होल्ड ऑन टू 10 इलेक्ट्रॉन्स। क्या कहना चाह रहा है कि यदि इसने 4 इलेक्ट्रॉन ले लिए हैं, 4 इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो C4 माइनस बनेगा, और C4 माइनस बनेगा मतलब टोटल इलेक्ट्रॉन हो गए 10 और प्रोटॉन खींचने वाले बच गए 6 लोग मिलकर 10 को आसानी से संभाल नहीं पाएंगे, और संभाल नहीं पाएंगे इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ये एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा, भाई स्टेबल नहीं रहेगा, तो क्यों करेगा एक्सेप्ट, ठीक है। अब बात करते चलो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, दे तो सकता है, चलो देखते देगा कि नहीं देगा। तो अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन अपने लूज कर देता है, क्या कर देता है, 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, तो अब क्या कहानी होने वाली है भाई, इसने क्या करा, अपने 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए। अब इसके पास कितने, 6 प्रोटॉन, तो प्रोटॉन कहीं नहीं जाते, इलेक्ट्रॉन जाते आते हैं, ठीक है। अगर अब देखें तो 6 में से 4 गए, कितने इलेक्ट्रॉन बच गए, अब 2 इलेक्ट्रॉन। मतलब इतने सारे पॉजिटिव और बेचारे नेगेटिव कितने हैं, सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन। अब 2 इलेक्ट्रॉन है तो भाई क्या होगा कि इन इलेक्ट्रॉनों को एक तो निकालना कठिन है, क्योंकि 6 ही थे। अगर मैं 4 इलेक्ट्रॉन निकालूंगा तो 4 इलेक्ट्रॉन जो है ये 6 लोग इसका विरोध करेंगे, भाई रोकेंगे कि मत निकालो हमारा इलेक्ट्रॉन, क्योंकि प्लस माइनस को क्या करके रखा हुआ है, अट्रैक्शन करा है। अब अट्रैक्शन है तो इसको दूर करना हो, निकालना हो, तो एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए अपने को।
एक तो दे देगा, दो भी दे देगा, अब 3 4 की बात है भाई, किसी से भी इतना सारा लोगे तो मना करेगा कि नहीं करेगा। तो 4 इलेक्ट्रॉन यदि हम इससे लेंगे ना बच्चों, तो बहुत सारी एनर्जी चाहिए। दूसरी बात ये, इसने मजबूती से पकड़ कर रखा है, अभी तक तो 0 है, न्यूट्रल है, दोनों बराबर है। अब हम निकालते जाएंगे तो प्लस बढ़ते जाएगा ना, तो वो खींचातानी क्या होगी, बढ़ते जाएगी। ये वाले लोग इसको जाने नहीं देंगे। मान लो आपने 1 निकाल लिया, 2 निकाल लिया, ठीक है। अब ये जो है अल्टीमेटली प्लस ज्यादा है, तो ये खींच लेगा ज्यादा अच्छे से, और ज्यादा अच्छे से खींच लेगा तो क्या होगा, फिर निकालना कठिन हो जाएगा, अट्रैक्शन ज्यादा लगता है, ठीक है। तो अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन ले लेता है, इट कुड लॉस 4 इलेक्ट्रॉन। अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन इसने क्या कर दिए, गेन कर लिए, तो प्लस माइनस बनाएगा, और अगर इसने क्या कर दिए, रिलीज कर दिए, तो क्या बनाएगा, C4 प्लस। अब C4 प्लस में आप देखोगे तो 2 ही इलेक्ट्रॉन बचेंगे और अट्रैक्शन बहुत ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। बट इट रिक्वायर्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी टू रिमूव 4 इलेक्ट्रॉन। भाई चारों इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो ज्यादा एनर्जी की आवश्यकता पड़ेगी। तो कहने का मतलब बेचारा ना तो दे पा रहा है ना ही ले पा रहा है। अगर देगा तो क्या होगा, अगर देगा तो ज्यादा एनर्जी चाहिए, और अगर ले लेगा तो क्या होगा, संभाल नहीं पाएगा। कौन, इसका न्यूक्लियस। 6 प्रोटॉन 10 को नहीं संभाल पाएंगे, ठीक है। तो अगर इसने दे दिए तो ये हालत हो जाएगी, और अगर इसने ले लिए तो क्या हालत होगी। तो प्रोटॉन तो अभी भी 6 ही रहेंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 10 इलेक्ट्रॉन। तो अब जो होगा कहानी ये रहेगी कि अल्टीमेटली ये माइनस को ये प्लस वाला संभाल नहीं पाएगा, ठीक है। तो कार्बन की मजबूरी है भैया कि वो आयनिक बॉन्ड नहीं बना सकता। कार्बन कैन नॉट फॉर्म आयनिक बॉन्ड, ये लाइन आपके लिए काम की है। कार्बन आयनिक बॉन्ड बेचारा नहीं बना पा रहा है। और क्यों नहीं बना पा रहा है, क्योंकि उसके दोनों कंडीशन में ये हो रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं कोवेलेंट बॉन्ड की। कोवेलेंट बॉन्ड क्या है, तो बच्चों कोवेलेंट बॉन्ड होता है शेयरिंग का। भाई दे नहीं पा रहा है, ले भी नहीं पा रहा है, तो फिर शेयर तो कर सकता है, आधा तेरा आधा मेरा, ठीक है। शेयरिंग इज केयरिंग, सुना होगा हमेशा, ठीक है। ये देखो अपनी बुक से शेयर कर रहे। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कार्बन ने क्या काम करा, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कार्बन ने तीसरा रास्ता निकाला। बोले अब हम शेयर करेंगे, अगर हम दे नहीं पा रहे, ले नहीं पा रहे, तो हम क्या करेंगे, शेयर करेंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है या तो दूसरे कार्बन एटम के साथ या किसी दूसरे एटम के साथ। अब इसको 8 पूरा करना है, तो दे नहीं पा रहा है, ले नहीं पा रहा है, तो शेयर कर लेगा, ठीक है। और इस शेयरिंग वाले बॉन्ड को हम लोग बोलते हैं कौन सी चीज, कोवेलेंट बॉन्ड। क्या बोलते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड। The bond formed by mutual sharing of electron pairs between two atoms in a molecule is known as covalent bond। तो ये बच्चों कोवेलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन हो गई, ठीक है। क्या हो गई, डेफिनेशन हो गई कि व्हाट इज कोवेलेंट बॉन्ड। तो 2 एटम्स के बीच में म्यूचुअल शेयरिंग होती है। म्यूचुअल मतलब एक तेरा एक मेरा इलेक्ट्रॉन, दोनों का एक बॉन्ड बनाने के लिए बच्चों चाहिए होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन। जैसे हम लोग बात करें हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है 1, मतलब उसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है। 1 को यहाँ पे लिख दिया। एक और हाइड्रोजन के पास भी 1 है। अब इसको ऑक्टेट नहीं, इसको डुप्लेट करना होता है। आउटर मोस्ट में इसको कितना चाहिए, 2 चाहिए, क्योंकि हीलियम जैसा बनना है। हीलियम के पास, हीलियम एक इनर्ट गैस है, इसके पास क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन है। तो भाई हाइड्रोजन क्या करेगा, अपने अपने इलेक्ट्रॉन ऐसे रख देगा, शेयर कर लेगा। एक हाइड्रोजन अपना रखेगा, दूसरा हाइड्रोजन अपना रखेगा, और यहाँ पे इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, और इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन इसके भी और इसके भी है, दोनों के, और यहाँ पर एक सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बन जाएगा। तो 2 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग से एक बॉन्ड बनता है। 2 इलेक्ट्रॉन मतलब जिसमें एक इस स्पीसीज का, दूसरा इसका, एक इस एटम का, दूसरा इसका। और अगर 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तो 2 इसके 2 इसके, तो डबल बॉन्ड हो जाएगा। और अगर 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तो ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा। तो ऐसे 3 कैटेगरी में हम फिर डिवाइड करेंगे इनको, सिंगल, डबल और ट्रिपल में, ठीक है। फिलहाल कोवेलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन आपको समझना है, तो म्यूचुअल शेयरिंग से जो बॉन्ड बन रहा है उसको क्या बोलते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड। और शेयरिंग किस चीज की हो रही है, इलेक्ट्रॉन्स की, ठीक है। टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड की बात करें हम, तो टाइप कितने प्रकार का है, तो सिंगल, डबल और ट्रिपल। सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल। सिंगल बॉन्ड बनेगा 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से, जिसमें एक इसका एक इसका। डबल बनेगा 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से, और ट्रिपल बनेगा 6 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से, जिसमें 3 एक एटम के और 3 दूसरे एटम के, ठीक है। तो ये हो जाएगा सिंगल बॉन्ड, ये हो जाएगा डबल बॉन्ड, और ये हो जाएगा ट्रिपल बॉन्ड। बॉन्ड को डंडी से दिखाते इसको, ठीक है, ऐसी डंडी लगा देते सॉलिड बॉन्ड। तो पहली बात करें हम सिंगल बॉन्ड की, तो सिंगल बॉन्ड क्या है, तो सिंगल बॉन्ड इज फॉर्म्ड ड्यू टू द शेयरिंग ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स।
इट इज फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ टू इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से बनता बच्चों ये? 2 इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन द एटम्स। एटम के बीच में 2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होगी तो बनेगा एक सिंगल बॉन्ड, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड भी आप इसको बोल सकते हो। अभी मैंने एग्जांपल बताया था, हाइड्रोजन के पास ये 1 इलेक्ट्रॉन था, एक इसका था, और इन दोनों ने शेयर करा तो ये 2 इलेक्ट्रॉन इसके भी है और ये 2 इलेक्ट्रॉन इसके भी है, तो ये बन गया H2 मॉलिक्यूल। क्या बन गया? H2 का मॉलिक्यूल। कितना हाइड्रोजन है इसमें? 2 हाइड्रोजन। ठीक है, और बना सकते हो, Cl का बना सकते हो। आगे इसके लिए आपको थोड़ा सा एक चीज और समझना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। ये पीरियोडिक टेबल के हिसाब से हम इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, किसके? एलिमेंट्स के। ठीक है, जैसे क्लोरीन का नंबर बच्चों होता है 17, इसका कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 2, 8 और 7 आता है। कितना आता है? 2, 8 और 7, 2, 8, 7। इसको ऑक्टेट यानी कि 8 पूरा करना हो तो कितना चाहिए बच्चों? 1 चाहिए। अब अगर मैं ऐसे क्लोरीन के 2 एटम ले लूं, कितने ले लूं? 2। कितने इलेक्ट्रॉन है? 7। लुईस स्ट्रक्चर में ये होता है कि जितने आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन होता है उनको बिंदु लगाकर लिखते हैं, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बोलते हैं। आगे मैं आपको बताऊंगा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, ये कुछ इस प्रकार से रहते हैं। ठीक है, इसमें आप क्लोरीन को देखो तो इसके पास 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, ऐसे भी याद कर सकते हो, ये 17th ग्रुप होता है पीरियोडिक टेबल में, तो इसमें आउटर मोस्ट में 7 है। ये 18 है तो इसका आउटर मोस्ट में 8 होते हैं, हीलियम को छोड़कर, ये एक्सेप्शन होता है, बाकी सबके 8 है। ये 16th ग्रुप में आता है तो इसके आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। ये 15th ग्रुप है, ये 14th ग्रुप है और ये 13th ग्रुप है, और ये फर्स्ट और सेकंड ग्रुप है। बीच के जो ग्रुप है वो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, वो अलग से पढ़ना रहते हैं हायर क्लासेस में। तो इनके आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इनके आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। यहाँ पर 3, 4, अपन कार्बन का पढ़ रहे तो देखो आउटर मोस्ट में 4 है, और ये बॉन्डेड किसके साथ होता है? इनके साथ। 17, 16 इनके साथ बॉन्ड बनाता है। ठीक है, तो ये ग्रुप वाइज याद करना पड़ते हैं। चले, तो टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड की बात करें हम तो सिंगल बॉन्ड में क्या होगा? 1-1 की शेयरिंग। अब 7 इलेक्ट्रॉन है, देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 1, 7। ऑक्टेट पूरा कर रहा है तो कितना और चाहिए बच्चों? 1। जितना चाहिए उतना ही शेयर करेगा, ज्यादा नहीं करेगा। ठीक है, हाइड्रोजन को 1-1 चाहिए था तो इनने 1 ही शेयर करा। अब इस क्लोरीन को 1 चाहिए, ऐसे इसके छोटे भाई क्लोरीन को भी 1 चाहिए, तो ये दोनों क्या करेंगे? बोले ठीक है हम शेयरिंग करेंगे। कैसे करेंगे? बोले 1 तेरा और 1 मेरा, और दोनों मिलकर क्या कर लेंगे? शेयरिंग कर लेंगे। अब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है बच्चों, ये इस एटम के भी है, तो इसके गिनो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 2, 2, 4, 2, 6 और 2, 8। कुछ बुकों में एक एटम के इलेक्ट्रॉन को डॉट से दिखाते और दूसरे वाले को क्रॉस से दिखाते, ताकि कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, तो आप ये भी कर सकते हो कि एक को डॉट से एक को क्रॉस से बना दो। ठीक है, अगर मैं इसके क्रॉस से बना रहा हूं तो ये क्रॉस, ये क्रॉस, ये क्रॉस, ऐसे क्रॉस बना दिए जाते। ठीक है, तो डॉट लगा दो या क्रॉस लगा दो, एक ही बात है, कंफ्यूज नहीं होना। अगर हम देखें तो इसके कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 2, 4, 6 और 2, 8। अब अगर हम इस एटम के देखें, यानी कि ये वाला देखें, तो 2, 4, 6 और 8, दोनों के 8-8 कंप्लीट हो गए। तो 8-8 कंप्लीट होने के कारण ये बन गया। और यहाँ पे बॉन्ड कौन सा बना बच्चों? तो शेयरिंग कितने की हुई? 1 की हुई है, तो ऐसे ही पड़े हुए। जो शेयरिंग होते हैं उनको बोलते हैं बॉन्ड पेयर, और जो अकेले रह जाते हैं उनको बोलते हैं लोन पेयर। ठीक है, अभी फिलहाल ये समझो कि शेयरिंग कितने इलेक्ट्रॉन की हुई? 2 की, जिसमें 1 इसका था, 1 इसका था, इसलिए तो हम बोल रहे हैं म्यूचुअल शेयरिंग। क्या बोल रहे हैं? म्यूचुअल शेयरिंग से ये बॉन्ड बनता है। ठीक है, अगर 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई तो सिंगल बॉन्ड बनेगा। ठीक है, बात करते हैं डबल बॉन्ड की, तो कितने पेयर होते हैं? व्हेन 2 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड बिटवीन 2 एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। एग्जाम्पल क्या था अपना? इसका एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया H2 मॉलिक्यूल। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल मैंने बता दिया आपको Cl2 मॉलिक्यूल। ठीक है, कौन सा मॉलिक्यूल है ये? Cl2 मॉलिक्यूल है इसका दूसरा एग्जाम्पल। ठीक है, अब हम बात करते हैं डबल बॉन्ड की। तो जब 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है किसके बीच में? एटम्स के बीच में, तो उसको क्या बोलते हैं? डबल कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। एग्जाम्पल देखो O2 का दे रखा है, किसका दे रखा है? O2 का, और एग्जाम्पल दे रखा है आपको CO2 का। ठीक है, चलो करके देखते हैं 1 बाय 1। 2 एग्जाम्पल हमको करना। O2 को समझते पहले बच्चों। ऑक्सीजन का जो नंबर होता है पीरियोडिक टेबल में वो 8 होता है। कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 2,6 होता है। नहीं याद हो तो आपको मैंने ये टेबल अभी बताऊंगा। इस टेबल में आप देखो तो ऑक्सीजन कौन से ग्रुप में आता है? 16th ग्रुप में। 16th ग्रुप में देखोगे तो 2, 2, 4 और 2, 6, जितना ग्रुप नंबर है उसका लास्ट वर्ड देख लेना। तो 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब बताओ इसको 8 पूरा करना हो तो कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी? तो भाई आउटर मोस्ट में 6 है, 8 पूरे करना हो तो कितने की जरूरत पड़ेगी? 2 की। बच्चों 1,
दो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो दिए या लिए जा सकते, शेयर भी किए जा सकते, ठीक है। नॉन जनरली जो शेयरिंग का काम करते हैं वो कौन करते हैं, नॉन मेटल्स करते, ठीक है। ये जो शेयरिंग का काम करते हैं कौन करते हैं, नॉन मेटल। कार्बन भी एक नॉन मेटल है, ठीक है। अब दो ऑक्सीजन है तो भाई दोनों का यही हालत रहेगा 2,6। इसके पास भी 6 है, इसके पास भी 6 है, इसका भी नंबर 8 है, इसके दोनों ऑक्सीजन के एटम है तो सेम ही चीज है। अब इसको भी 8 पूरा करना है, इसको भी 8 पूरा करना है, दोनों ने आपस में बैठ के विचार करा कि अब क्या किया जाए। तो बोले ठीक है, अपन के अपने पास 6 इलेक्ट्रॉन, तो हम क्या करते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेते हैं, और 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेंगे तो आपके भी 8 हो जाएंगे, हमारे भी 8 हो जाएंगे। तो इस प्रकार से ऑक्सीजन क्या करता है, देखो ये ऑक्सीजन एटम जो है इसके पहले तो 6 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6। सेकंड ऑक्सीजन भी ऐसा ही है, 1 2, इसके क्रॉस से बना देता हूँ, 1 2 3 4 5, चलो यहाँ बना देता हूँ 5 और 6। अब हमको बच्चों पता है कि इसको 2 चाहिए, तो हम ये एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों उठा के बीच में रख देते ऐसे। तो क्या बन जाता है, एक इसका एक इसका, फिर एक इसका एक इसका, शेयर कर लिया। इस ऑक्सीजन के कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, इसको देखो 2 4 6 और 2 8। अब ये शेयरिंग के तो भाई इसके भी तो है, तो इसको भी एक गोला बना दो ऐसे, तो 2 4 6 और 2 8। इस बच्चों इसके भी 2 और 8 हो गए, ठीक है, 6 थे ना, अब 2 इसने ले लिए तो कितने हो गए, 2 और 8, और इसके भी कितने हो गए, 2 और 8। तो आउटर मोस्ट सेल में इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गए और इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, ये कहना चाह रहा हूं। तो O2 में बच्चों बॉन्ड कितने बने, तो 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से एक बॉन्ड और अगले 2 से एक बॉन्ड, तो ये बन जाएगा O डबल बॉन्ड O, इसको डबल बॉन्ड बोल दिया। और एक डंडी का मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन जिसमें एक इसका एक इसका एक इसका एक इसका, और बाकी इलेक्ट्रॉन लोन पेयर के रूप में ऐसे ही बच गए, 4 इलेक्ट्रॉन इधर है 4 इलेक्ट्रॉन इधर है। अब आप गिनोगे तो 2 2 4 2 6 और 2 8 इसके हो गए, 8 इसके हो गए, ठीक है। तो इसको ऐसा भी बनाया जा सकता है, ठीक है। अब इसमें डबल बॉन्ड इसी के साथ बना, हमको कैसे पता चला, 2 ऑक्सीजन, या फॉर्मूला देखो तो इसमें कितने ऑक्सीजन दिख रहे हैं आपको, 2। ऐसा कैसे हम लोग CO2 का भी बना सकते हैं, किसका बना सकते हैं, CO2 का। चलो CO2 में हमको क्या दिख रहा है, एक कार्बन दिख रहा है और ऑक्सीजन दिख रहा है, और ये 2 बार दिख रहा है, मतलब कि कार्बन एटम 1 होगा, ऑक्सीजन कितने होंगे, 2 होंगे। बच्चों जब ऐसा कंपाउंड दिख जाए तो सेंटर में जो सबसे कम होता है वो पाया जाता है, इसको सेंटर एटम बोलते हैं, और इसके चारों ओर जो भी दिखेगा ज्यादा मात्रा में वो, जैसे मैं लिख रहा हूं मान लो, और हाइड्रोजन कभी सेंटर में नहीं रहता, ठीक है। जैसे मैं लिख रहा हूं H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं इसको, तो इसमें सेंटर में कौन रहेगा, सल्फर रहेगा, क्यों, क्योंकि ये सबसे कम है। भाई एक को सब लोग घेर सकते हैं, एक सबको कैसे घेरेगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी सेम चीज है भाई, इस कार्बन को 2 लोग ऑक्सीजन घेर सकते हैं, तो हम लोग ले लेते हैं सेंटर में। पहले कार्बन का नंबर देखो तो 6 होता है, कॉन्फिगरेशन देखेंगे तो 2,4 होता है। सिमिलरली ऑक्सीजन का देखोगे तो यहाँ बना हुआ ऑलरेडी, ऑक्सीजन का कितना होता है, 2,6। बताओ बच्चों कार्बन को कितना चाहिए, कार्बन को तो 4 चाहिए, कितना चाहिए, 4, और ऑक्सीजन को कितना चाहिए, 2 ही चाहिए। अब जब वो कार्बन ऑक्सीजन के पास बैठक में गया तो उससे पूछा कि भैया आप कितने दे दोगे, तो ऑक्सीजन बोलता मेरे को तो बस 2 की जरूरत है, मैं तो 2 ही शेयर करूंगा। कार्बन बोलता लेकिन हमको तो 4 की जरूरत है। बोले कोई बात नहीं, मेरे जैसा एक और एटम मिलेगा आपको दुनिया में, उसके पास भी यही 2 की कमी होगी, आप एक काम करो हमारे जैसे 2 को जोड़ लो। तो क्या करा इसने, 2 जोड़ लिए, 2 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन से ले लिए और 2 इससे ले लिए। अब क्या हो जाएगा, शेयरिंग हो जाएगी। तो इसीलिए हम देख रहे हैं कि कार्बन के पास ऑक्सीजन कितना है, 2। जब एक से काम नहीं बन रहा इसका, तो इसने कितने एटम यूज कर लिए, 2 एटम यूज कर लिए, सिमिलर एटम, ठीक है। अब कैसे बना इनका डॉट स्ट्रक्चर वो समझते हैं, ठीक है। इनका डॉट स्ट्रक्चर बना लेते हैं अपन। ये तो अपना हो गया किसका, O2 का, ठीक है, किसका हो गया, O2 का, इसको हटा देते हैं हम साइड में। अब हम डॉट स्ट्रक्चर बना लेते हैं किसका, CO2 का। CO2 के लिए आपको क्या चाहिए, ये पूरा तामझाम है हमारे पास, ठीक है। CO2 के लिए आपको कार्बन चाहिए सेंटर में, तो बना लेते हैं, CO2 की बात कर रहे हो, ठीक है। ये कार्बन एटम हो गया अपने पास, और ये ऑक्सीजन। ऑक्सीजन 2 क्यों चाहिए, समझ में आ गया, क्योंकि एक ऑक्सीजन 2 ही दे रहा था, बस कार्बन को 4 चाहिए। अब भाई नहीं दे रहा ये, तो फिर क्या करेंगे, हम दूसरी दुकान से ले लें, ठीक है, मतलब दूसरी जगह से ले लें। चलो, तो अगर हम बात करें तो कार्बन सेंटर हो जाएगा, इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है, और ऑक्सीजन कितने हैं, 2। तो ये 2 ऑक्सीजन यहाँ बना लो, ऊपर नीचे बना लो, कहीं भी बना लो जहां आपके पास जगह दिखे, ठीक है। तो अगर हम बात करें ऑक्सीजन कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, 2, तो यहाँ पे रख लिया 2। तो कार्बन भी कितने कर देगा, 2 शेयर कर देगा। हालांकि कार्बन के पास है कितने इलेक्ट्रॉन, 4। 4 में से 2 इसने इधर शेयर कर लिए, और 2 अपन इधर शेयर करा लेते, ऑक्सीजन के भी 2। ऑक्सीजन के पास थे कितने, ऑक्सीजन के पास थे 6। 6 में से शेयरिंग में कितने चले गए, 2, बचे कितने बच्चों, 4।
1 2 3 4। इस ऑक्सीजन की भी यही हालत है, इसने 2 तो शेयर कर लिए, बचे कितने 4, 1 2 3 4। अब आप चेक करोगे तो इस ऑक्सीजन का 8 पूरा हुआ कि नहीं हुआ, ये बताओ आप। तो इस ऑक्सीजन का 8 पूरा हुआ कि नहीं, 2 2 4 2 6 और 2 8। चलो इस ऑक्सीजन का 8 हुआ कि नहीं, शेयरिंग में तो दोनों का हक है, ठीक है। तो 2 2 4 2 6 और 2 8। अब बेचारे कार्बन के 8 पूरे हुए कि नहीं, चलो कार्बन को भी तो देख ले। तो कार्बन के 8 पूरे हुए कि नहीं हम ये देख रहे हैं, तो कार्बन को गोला बना दिया हमने। कार्बन को देखोगे तो 2 2 4 2 6 और 2 8। इसके भी 8 हो गए, इसके भी 8 हो गए और इसके भी 8 हो गए। सबके आउटर मोस्ट में कितने हो गए, 8। तो इस प्रकार से CO2 बना। इसको और कैसा बना सकते हैं हम लोग, इसको और हम ऐसा बना सकते हैं कि C डबल बॉन्ड O और डबल बॉन्ड O। O के ऊपर कितने कितने इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं, 4 4। ये लोन पेयर कहलाते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन का एक पेयर होता है, तो 2 लोन पेयर है यहाँ पे। 4 इलेक्ट्रॉन मतलब 2 जोड़े, तो 2 लोन पेयर 2 लोन पेयर ऐसे होते हैं। इसको बोलते हैं CO2। मॉलिक्यूलर फॉर्म में हम ऐसा लिखते हैं और स्ट्रक्चरल फॉर्म में ऐसा लिखते हैं, ठीक है। ऐसे ही ऑक्सीजन O2 है, इसको मॉलिक्यूलर फॉर्म में हम ऐसा लिखते हैं, स्ट्रक्चर में हम ऐसा लिखते हैं या फिर ऐसा लिखते हैं, ठीक है। तो ये इनके बीच डबल बॉन्ड बन गया, ठीक है, और इनके बीच भी डबल बॉन्ड ही बना है। अब ये मत बोलना सर ट्रिपल बॉन्ड, 2 एटम के बीच में तो डबल ही है ना, 2 एटम के बीच में डबल ही है। कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है क्योंकि आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन, 4 चाहिए तो 4 शेयर करता है, बाकायदा 4 शेयर करके 4 बॉन्ड बनाएगा। ऑक्सीजन कितने कोवेलेंट बॉन्ड बना पाएगा, उसके पास 6 है, इसको 2 ही चाहिए, तो ये 2 कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। इसको वैलेंसी भी बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, वैलेंसी। वैलेंसी कैसे निकालेंगे, आउटर मोस्ट में यदि 1 2 3 और 4 इलेक्ट्रॉन हो तो वैलेंसी सेम रहती है, मतलब उतना ही शेयर करेगा या उतना ही देगा लेगा। 1 से 3 रहते तो जनरली दे देता है, मेटल होती है, ठीक है। और अगर हम बात करें हम 5 6 7 और 8, तो फिर इनके लिए वैलेंसी कैसी होती है, तो 8 में से घटाना पड़ता है। जैसे आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए तो 8 - 8, इसकी वैलेंसी 0, मतलब इसको 1 भी नहीं चाहिए। इसकी बात करें तो 8 - 7, 8 पूरा करने में कितना चाहिए, इसको 1 चाहिए, तो इसकी वैलेंसी 1 हो जाएगी। आउटर मोस्ट में जिसके 7 इलेक्ट्रॉन है, जैसा अभी क्लोरीन को देखा था आपने, इसके आउटर मोस्ट में कितने थे, 7, तो इसको कितना और चाहिए था, 1, मतलब 1 वैलेंसी इसकी कितनी है, 1। तो ऐसे 1 वैलेंसी इसकी कितनी हो जाएगी, फिर 2 वैलेंसी इसकी कितनी हो जाएगी, फिर 3 वैलेंसी और इसकी कितनी हो जाएगी, 4 वैलेंसी। और 1 2 3 दे देते हैं तो ये फिर हो जाएगी सेम वैलेंसी। मतलब अगर 1 से 3 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन होते हैं तो सेम वैलेंसी रहती है 1 से 4 तक। और 5 6 7 8 हो जाती है तो 8 में से माइनस करके वैलेंसी निकाली जाती है। इसको कितने की ओर जरूरत है, 8 - 5 कर लो, 3 की जरूरत है। इसको कितने की ओर जरूरत है, 8 - 6 कर लो, 2 की ओर जरूरत है, ऐसे। तो ऑक्सीजन को कितने की जरूरत थी भाई, 2 की, क्योंकि उसके आउटर मोस्ट में 6 थे, 8 - 6 करोगे 2 की जरूरत थी। कार्बन को कितने की जरूरत थी, 4 की, है ना। तो इसके हिसाब से इसने 2 इससे उठा ली और 2 इससे उठा ली, और कार्बन के पास बन गए 2 2 डबल बॉन्ड, ठीक है। तो ये हो गया डबल कोवेलेंट बॉन्ड। सिंगल में एक एक ही शेयर करता है, डबल में 2 जोड़ी शेयर करते हैं, और ट्रिपल में कितने जोड़ी करते हैं भाई, 3 जोड़ी। When 3 pairs of electrons are shared between 2 atoms in a molecule, for example N2, N2 का मॉलिक्यूल जो है ये ट्रिपल बॉन्ड बना सकता है। हालांकि कार्बन टू कार्बन भी ट्रिपल बन सकते हैं, ठीक है, वो आगे सीखेंगे हम लोग। एग्जाम्पल देखो इसका, N2 का स्ट्रक्चर देखते हैं। तो पहले आपको नाइट्रोजन पता होना चाहिए क्या होता है बच्चों। नाइट्रोजन का नंबर होता है 7, कॉन्फिगरेशन होगा 2,5। आपको ऐसे याद नहीं होता है तो आप ये टेबल वाइज याद कर लो। यहाँ पे आप देखो तो टेबल वाइज देखोगे तो अपन किसकी बात कर रहे हैं भाई, नाइट्रोजन की। दिख रहा है नाइट्रोजन कौन से ग्रुप में आता है, ये 15वें ग्रुप में, ठीक है। 15वें ग्रुप में आता है तो 5 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल में। अब वैलेंसी बताओ कितने और चाहिए, इसको 8 पूरा करना है, इसको 5 इसके पास है, कितना और चाहिए, 3। तो कितने शेयर कर सकता है ये, 3, और 3 शेयर करेगा तो बॉन्ड कौन सा बनेगा बच्चों, बता दो। 3 शेयर करेगा, आउटर मोस्ट में 5 है, 3 और चाहिए, 3 और चाहिए, तो भाई बॉन्ड कितने बनेंगे, ट्रिपल बॉन्ड। अच्छा, इसको शेयर करने के लिए मिला कौन, तो यहाँ पे देख पा रहे हो नाइट्रोजन के ही 2 एटम है। कितने एटम है, 2। तो भाई नाइट्रोजन के 2 एटम ले लो, दोनों की हालत ये है 2,5, इसको भी 3 चाहिए, इसको भी 3 चाहिए, ठीक है, दोनों को 3 चाहिए। बोले अब क्या करें, अब क्या करें, तो नाइट्रोजन ने बोला कि हम 3 आपस में ही शेयर कर लेते, किसी दूसरे से मांगने क्यों जाए। नॉन मेटल की खास बात होती है कि खुद से ही बॉन्ड भी बना सकते, ठीक है, आपस में शेयरिंग कर सकते अपने ही जैसे एटम से। तो 1 2 3 1 2 3, इसको क्रॉस से भी बना सकते हो आप। 1 2 3, ये तीनों किसके हैं, इस नाइट्रोजन के। अब इनके पास 5 थे, 5 में से तो 3 शेयर कर लिए, कितने कितने बचे, 2 2 बचे। इस एटम को देखोगे तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 8, 2 2 4 2 6 और 2 8। इस एटम को देखोगे तो इसके भी कितने हो गए, 8,
6 ये और ये, इसको बनाओगे तो N ट्रिपल बॉन्ड N बनेगा। तो 2 एटम नाइट्रोजन के कंबाइन करेंगे, इनके 5-5 इलेक्ट्रॉन थे, उसमें से इनने 3-3 शेयर कर लिए, 3 तेरे 3 मेरे, बॉन्ड कौन से बन गए? ट्रिपल, और एक रहेगा इनके पास लोन पेयर। ठीक है, अब आप चेक करोगे तो इसके पास 2 नाइट्रोजन एटम के बीच में कितने बॉन्ड बने? 3। शेयरिंग इलेक्ट्रॉन की कितनी हुई? तो 3 जोड़ी, 3 जोड़ी मतलब टोटल 6 इलेक्ट्रॉन, 3 पेयर का मतलब टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिसमें से 3-3 ईच, 3-3 इलेक्ट्रॉन दोनों एटम से आते हैं। ठीक है, तो ये बन जाएगा अपना ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। तो सिंगल डबल ट्रिपल आपको समझ में आना चाहिए। सिंगल डबल, सिंगल का मतलब जब एक इलेक्ट्रॉन, एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, एक तेरा एक मेरा। डबल मतलब 2 जोड़ी यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन, और ट्रिपल यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से ये तीनों बॉन्ड बनते हैं। शेयरिंग की बात करें तो नॉन मेटल के बीच में चलता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स की। ठीक है, किसकी बात करते हैं? इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, या इसी को लेविस डॉट स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लेविस डॉट स्ट्रक्चर। ये लिखा रहने देता हूं, अभी काम आएगा आपको। ठीक है, लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स। द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स प्रोवाइड अ पिक्चर ऑफ बॉन्डिंग इन अ मॉलिक्यूल। ये मॉलिक्यूल के अंदर क्या करता है? उसका डायग्राम बताने की कोशिश करता है इन टर्म्स ऑफ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल क्या है? 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए आउटर मोस्ट सेल में। ठीक है, आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होना चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, ऑक्टेट रूल बोलता है। ठीक है, अब 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है तो उसका डायग्राम में देख के हमको समझ में आ जाएगा, भाई इसके पास 3 है, इसके पास 4 है, इसके पास 5 है, इसके पास 6 है, इसके पास 7 है, इसके पास 8 है। तो ये ऑक्टेट रूल भी समझा पाता है, इलेक्ट्रॉन पेयर भी बता देता है कितने हैं, कितने बॉन्ड करेगा, कितने शेयर बन करेगा, ये भी बता देगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें कहलाती है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। एग्जाम्पल देखो, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल अभी बनाना आपने सीखा, हाइड्रोजन का नंबर होता है 1, तो इसका जो आउटर मोस्ट सेल है उसमें 1 ही इलेक्ट्रॉन है। अब इसको ऑक्टेट नहीं बल्कि डुप्लेट करना होता है। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट सेल में बच्चों, फर्स्ट सेल में ओनली 2 ही इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, सेकंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। ठीक है, ये किसने बताया था? बोहर ने एक फॉर्मूला दिया था 2n का स्क्वायर। n क्या है? नंबर ऑफ सेल। फर्स्ट सेल की बात करें तो 2 × 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2। फर्स्ट सेल में ओनली 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, मतलब फर्स्ट सेल वालों के डुप्लेट होते हैं। सेकंड से फिर 8 हो जाते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, जैसे कि 2 × 2 का स्क्वायर, ये सेकंड सेल के लिए और ये फर्स्ट सेल के लिए। ठीक है, फर्स्ट सेकंड, 2 2 जार 4 2 जार 8, सेकंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो हाइड्रोजन की बात करें तो उसको 8 नहीं बल्कि 2 ही चाहिए। ठीक है, अब इसको देखोगे आप तो एक हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे के पास भी 1 इलेक्ट्रॉन है, तो दोनों के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या कर रहे हैं? आपस में 1 इलेक्ट्रॉन को शेयर कर रहे हैं। ठीक है, और शेयर करके क्या बना रहे हैं? H सिंगल बॉन्ड H। हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बन गया जिसको H2 बोलते हैं। ठीक है, एटॉमिक नंबर 1 होता है और वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी 1 होता है, तो यहाँ पे H2 बन जाएगा। अभी मैंने आपको बता दिया था। फॉर्मेशन ऑफ CH4 मॉलिक्यूल, ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर से बनाना सीखते हैं। कितना प्यारा डायग्राम है, देखो जरा। कार्बन की बात करें तो नंबर कितना होता है? 6 2, 4। बताओ बच्चों कितना चाहिए? 4। और CH4 की बात करें तो दूसरा एटम कौन है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का नंबर 1 होता है, तो इसके पास आउटर मोस्ट में कितना है? 1। अब एक हाइड्रोजन को कितना चाहिए? केवल 1, क्योंकि इसको ऑक्टेट नहीं डुप्लेट करना है। ठीक है, हाइड्रोजन और हीलियम के ऑक्टेट नहीं होते हैं, डुप्लेट होते हैं। ठीक है, तो इनको 2 पूरा करना है। अब कार्बन बोलेगा भाई मेरे को तो 4 चाहिए, हाइड्रोजन बोलेगा मेरे पास तो 1 ही है सरकार। बोले कोई बात नहीं, दुनिया में तुम्हारे जैसे 4 लोग और मिलेंगे, तो 4 से मल्टीप्लाई कर लो, मतलब 4 हाइड्रोजन लगेंगे इसके, और चारों से 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। आओ इधर देखते हैं। ये था अपना बेचारा कार्बन। इस कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन थे? आउटर मोस्ट में 4। चारों इलेक्ट्रॉन को हमने कट्टास यानी कि क्रॉस से दिखाया है। कार्बन ने 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करे, लेकिन हाइड्रोजन कितने लगे उसको? 1 हाइड्रोजन बोलता हम 1 ही करेंगे, तो देखो इस वाले हाइड्रोजन ने 1 करा तो इसका हो गया डुप्लेट पूरा। सिर्फ इसको देखो, इस वाले हाइड्रोजन ने भी क्या करे? 2 इलेक्ट्रॉन मतलब 1 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया, इसका भी डुप्लेट, इसका भी डुप्लेट, इसका भी। तो चारों जो छोटे वाले गोले दिख रहे हैं, इसमें हाइड्रोजन के कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं आपको? 2। और ये जो सेंटर वाला सर्कल आपको दिख रहा है, सेंटर वाले सर्कल में कार्बन के इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इधर से, 2 इधर से, 2 इधर से, 2 इधर से। बताओ हाइड्रोजन का हो गया डुप्लेट पूरा और कार्बन का हो गया ऑक्टेट पूरा। तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए CH4, जिसको मेथेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेथेन। मेथेन मॉलिक्यूल का अगर हम बात करें, CH4 को मेथेन बोलते हैं। और मेथेन का डायग्राम यदि हम देखें तो इसमें 1 कार्बन और उसके आजू बाजू 4,
इसी को हम ऐसा भी डिनोट कर सकते हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन मतलब एक डंडी बोल दूं, ऐसे ही एक डंडी इधर, एक डंडी इधर, एक इधर, कितने हाइड्रोजन है 4। ये इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है। इस डंडी का मतलब होता है 2 इलेक्ट्रॉन, जिसमें एक इस बंदे का है और दूसरा इस कार्बन का है, ठीक है। इस प्रकार से इसके कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, चारों तरफ से 2-2 इलेक्ट्रॉन करके 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो कार्बन का हो गया सेंटर में ऑक्टेट पूरा, और हर हाइड्रोजन का ये साइड साइड में हो गया डुप्लेट पूरा, ठीक है। इस प्रकार से CH4 बनता है। एक और एग्जांपल देखो, CO2। अभी मैंने आपको बना के बताया था CO2 का, कहां पड़ा है CO2 भाई, ये बनाया देखो CO2 का, ठीक है। ये पूरा आपको मैंने CO2 का बनाया था कि नहीं बनाया था, बनाया था ना। इसको कॉपी मार ले, क्या अगली स्लाइड में चल जाएगा, मुश्किल है। यहाँ पे रहेगा वो। तो अगर हम बात करें CO2 मॉलिक्यूल की, तो CO2 जो है इसमें आप देखो तो कार्बन सेंटर में हो जाएगा, ऑक्सीजन का नंबर 6 होता है आखिरी में, मतलब नंबर तो 8 होता है, आखिरी में इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो 6 इलेक्ट्रॉन है तो इसको 2 ही चाहिए, अब 2 ही चाहिए भाई, तो क्या करेंगे, 2-2 शेयर कर लेंगे। देखो 2 इधर से शेयर करे, 2 इधर से करे, तो ये CO2 वाला डायग्राम वहां लग जाएगा, ठीक है। फिर से बना दूं क्या, चलो फिर से बना देते हैं। कार्बन है, आउटर मोस्ट में 4 है, जिसमें से 2 इस ऑक्सीजन से कर लिए शेयर और 2 इस ऑक्सीजन से कर लिए, बचे कितने, 6 में से 2 शेयर कर लिए, 4 बच रहे, ये 4, 6 में से 2 शेयर कर लिए, ये 4 बचे। ऑक्सीजन के 8 हो गए क्या, गिन लो, 2 2 4 2 6 और 2 8। इस ऑक्सीजन के भी 8 हो गए क्या, गिन लो, 2 2 4 2 6 और 2 8, ठीक है। अब यदि हम बात करें कार्बन की, तो कार्बन के 8 हुए कि नहीं, गिन लो सेंटर में, 2 2 4 2 6 और 2 8, इस प्रकार से बन जाएगा ये, ठीक है। तो किसी भी एटम के खाली आपको क्या याद होना चाहिए, आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, उसके हिसाब से शेयरिंग हो जाती है। तो एटॉमिक नंबर कार्बन का होता है 6, 2,4, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसमें 4 है। ऐसे ही ऑक्सीजन का नंबर होता है 8, 2,6, आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 6 है, इसके पास 4 है, इसको चाहिए 2, इसको चाहिए 2 और इसको चाहिए 4। एक बंदा 2 ले रहा है तो इसके जैसे कितने कर देंगे अपन, मल्टीप्लाई बाय 2, इसके जैसे हम कितने कर देंगे, 2। ऐसे हमने 2 CO2 मतलब CO2 में 2 ऑक्सीजन ले ली, ठीक है। H2S मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन सल्फाइड। चलो H2S में हाइड्रोजन का भी आपको पता है, आउटर मोस्ट में 1 है और इसको चाहिए कितना, इसको चाहिए 1, कितना और नीड है इसको नीड है कितनी, 1 इलेक्ट्रॉन की, ठीक है। और बात करें सल्फर की, तो सल्फर बच्चों आता है 16 नंबर पर, कितने नंबर पर आता है, 16। कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 2 8 6, आखिरी में कितने इलेक्ट्रॉन आए, 6, ऑक्सीजन के नीचे ही आता है, ठीक है। और ऑक्सीजन सल्फर टेबल दिखा देता हूँ, टेबल कहाँ गई मेरी, ये रही, ये देखो ऑक्सीजन के जस्ट नीचे आता है सल्फर, ठीक है। तो ऑक्सीजन के जस्ट नीचे इसके पास 16th ग्रुप में आता है, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है। तो सल्फर का कॉन्फ़िगरेशन 2 8 और 6, 8 और 2 10, 10 और 6 16। इसको कितना नीड है, इसको नीड है 2 इलेक्ट्रॉन, इसको नीड है 1 इलेक्ट्रॉन। अब एक हाइड्रोजन बोलेगा मैं तो 1 ही दूंगा, लेकिन सल्फर बोलेगा मेरे को 2 चाहिए, बोले एक और हाइड्रोजन पकड़ लाओ, इसलिए कितने हाइड्रोजन लाया, ये H2 का मतलब 2 हाइड्रोजन लाया, ठीक है। कितने हाइड्रोजन लाया, 2। सल्फर की बात कर लेते चलो। तो सल्फर का अगर हम देखें, सेंटर में कौन रहेगा, सल्फर रहेगा। आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6, 1 2 3 4 5 और 6। मैंने जानबूझकर एक एक इलेक्ट्रॉन इधर लिखा है, क्योंकि हाइड्रोजन एक ही शेयर कर सकता है, तो जोड़े में नहीं लिखा मैंने, एक इधर लिख दिया, एक इधर लिख दिया। अब हाइड्रोजन की बात करें तो भाई हाइड्रोजन के पास भी एक एक इलेक्ट्रॉन है, इसको कट्टास से बना लो। इस हाइड्रोजन के पास भी 1 इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन का तो पेट भर गया 2 इलेक्ट्रॉन में, इस हाइड्रोजन का भी पेट भर गया 2 इलेक्ट्रॉन में। और सल्फर का क्या हुआ, सल्फर का 2 2 4 2 6 और 2 8, इस प्रकार से H2S का बन जाएगा, ठीक है। तो बच्चों किसी का भी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आप बना सकते हो, उसके लिए आपको क्या चाहिए, उसके लिए केवल आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है वो पता होना चाहिए, और किसको कितने इलेक्ट्रॉन्स की नीड है, ठीक है। नीड पता चल जाएगी तो भाई एक से काम बन रहा है कि नहीं बन रहा, हम और एटम ले सकते हैं, ठीक है। अब जैसे हमको H2O का बनाना है, किसका बनाना है, H2O का। बना सकते हो क्या H2O का, कितने हाइड्रोजन कितने ऑक्सीजन, सेंटर में कौन रहेगा ये देखना है। चलो यहाँ बनाते अपन H2O का, जगह थी मेरे पास, यहाँ बना लेते हैं H2O का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। बना सकते हैं क्या H2O का, चलो देखते हैं। सेंटर में कौन रहेगा भाई, जो कम रहेगा, ऑक्सीजन सेंटर में आ गया। ऑक्सीजन का नंबर बोलो, ऑक्सीजन का नंबर 8 होता है। कॉन्फ़िगरेशन बोलो 2,6, आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6। नहीं याद होता है तो टेबल में से आप ग्रुप वाइज याद कर लेना, आराम से हो जाएगा, ठीक है। टेबल मैंने आपको सिखा रखी है कहां पर, वो अपना फर्स्ट चैप्टर, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर जिसमें हम रिएक्शन बैलेंसिंग सीखते हैं, वहां पे टेबल मैंने आपको बताई थी और ट्रिक भी बताई थी उसकी,
कैसे याद करना है, ठीक है। तो उसके लिए आप देख लेना वाला वीडियो। अब हम बात करते हैं इसमें आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन है बच्चों, नीड कितने की है? आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन है, नीड इसको है 2 इलेक्ट्रॉन की, 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। और हाइड्रोजन का नंबर कितना है? 1 है, मतलब इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है। नीड कितने की है? नीड इसको बच्चों 1 की है। क्यों? इसको 8 की जरूरत ही नहीं है, 2 ही पूरा करता है, डुप्लीट चाहिए इसको, बस 2 में पेट भर जाता है इसका, ठीक है। तो अब ऑक्सीजन मांग रहा है 2 और हाइड्रोजन दे रहा है 1, ये तो गलत बात। तो हाइड्रोजन बोलेगा कि हमारे जैसे एक और को ले लो, तो इसीलिए आप देखोगे तो ऑक्सीजन ने 2 हाइड्रोजन ले रखे, ठीक है। 2 हाइड्रोजन है तो भाई कहीं भी बना लो, एक हाइड्रोजन मैंने यहाँ बना लिया, एक यहाँ बना लिया, ठीक है। हालांकि ये इसका एक्चुअल स्ट्रक्चर बेंट होता है, ऐसा मुड़ा हुआ। आप तो अभी डॉट स्ट्रक्चर बनाना सीख रहे हो, कैसे भी लगा सकते हो, ठीक है। अब हम देखें इनके इलेक्ट्रॉन्स को रख दें आसपास, तो हाइड्रोजन का तो भाई 1 है, बन क्यों नहीं रहा? बना। इसका भी 1 है। और ऑक्सीजन के पास कितने हैं भाई? 6 है। 6 में से ये शेयर कितने कर रहा है? तो 1 इधर कर दिया और 1 इधर कर दिया। हाइड्रोजन का भर गया पेट, क्योंकि 2 ही चाहिए इसको। ऑक्सीजन के पास 6 थे, 6 में से 2 तो उसने शेयर कर दिए, कितने और बचे? 1 2 3 4, कितने और बच गए? 4। अगर हम इसको देखें तो इसका जो सर्कल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? तो इसके सर्कल में बच्चों 8 इलेक्ट्रॉन हो रहे कि नहीं हो रहे? देखो जरा, 2 4 6 और 2 8। इसको और अच्छे से देखें तो H सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H और ये 2 लोन पेयर होते हैं। इनको आप ऐसा भी बना सकते हो, ऐसे ऐसे, है ना। तो इसका जो एक्चुअल स्ट्रक्चर होता है वो ऐसा ही होता है, ऐसा, ये जिसमें 2 यहाँ पे शेयर हो गए और 4 इलेक्ट्रॉन ये बचे हुए, इसको लोन पेयर बोलते हैं, ठीक है। ये ऑक्सीजन H2O का बन जाता है। तो आप देखोगे तो 2 हाइड्रोजन क्यों लगे? क्योंकि एक ऑक्सीजन की पूर्ति नहीं हो रही थी, तो उसने 2 हाइड्रोजन ले लिए, ठीक है, और H2O बन गया। अब आप इसमें सिंगल बॉन्ड के हिसाब से देखो तो एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग यहाँ हुई, तो 1 बॉन्ड यहाँ बना और 1 बॉन्ड यहाँ बना, तो 2 कोवेलेंट बॉन्ड बन गए इसमें, ठीक है। ऐसे बना सकते हो किसी का भी डॉट स्ट्रक्चर्स। CO2 का दिखा देता हूँ आपको, कहीं बनाया हो तो। हाँ, बना दिया मैंने CO2 का, तो ठीक है। तो किस किस के डॉट स्ट्रक्चर बनाओगे आप? डॉट स्ट्रक्चर आपने बनाए किस किस के? एक तो बना लिया आपने CO2 का, सबसे पहले शुरुआत करते सिंगल बॉन्ड वालों से। H2 का बना लिया। दूसरा आपने Cl2 क्लोरीन का बना लिया। तीसरा आपने किसका बनाया? O2 का बनाया। चौथा आपने N2 का बनाया, ठीक है। और O2 के साथ एक और बनाया आपने CO2, ये डबल बॉन्ड वाले हैं। फिर आपने N2 का बना लिया, ठीक है। और फिर आपने H2O का भी बना लिया, आपने CH4 का भी बना लिया, ठीक है। CO2 CH4, है ना। इनका आपने इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना लिया, ठीक है। इतने मॉलिक्यूल आपने बना लिए, ठीक। एक शॉर्ट सर्किट में अपन बता दे इसको शॉर्टकट में, तो H सिंगल बॉन्ड H होता है, Cl सिंगल बॉन्ड Cl होता है। क्यों? क्योंकि इनमें एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई थी, ठीक है। O2 में 2 बने थे, CO2 में कार्बन सेंटर में था और ऑक्सीजन उसके आजू बाजू थी, ठीक है, ऐसा था। और N2 में ट्रिपल बॉन्ड बने थे। H2O का कुछ ऐसा बना था, 2H 1 ऑक्सीजन, ठीक है। और CH4 का कुछ ऐसा बना था, 1 कार्बन और उसके चारों ओर क्या थे? 4 हाइड्रोजन, ठीक है। ये बॉन्डेड वाले स्ट्रक्चर है, आप डॉट वाले भी बना सकते हो, ठीक है। बॉन्ड की जगह आप क्या लगा दोगे? बिंदु लगा देना ऐसा, तो बॉन्ड की जगह बिंदु लग जाएगा। एक बॉन्ड का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन 2 बिंदु, एक इसका और एक इसका, बस इतना ध्यान रखना है। लोन पेयर आप बनाओ तो बनाओ, नहीं तो छोड़ दो। डॉट स्ट्रक्चर में हालांकि लोन पेयर दिखाने पड़ते हैं, जैसे मैंने दिखाया आपको, ठीक है। तो इस प्रकार से इतने मॉलिक्यूल्स के आपने स्ट्रक्चर बनाने सीख लिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज की, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टीज मतलब देखने में कैसे हैं ऑर्गेनिक। तो मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड बच्चों किसको बोलते हैं? जिसमें कार्बन होता है, ठीक है। हैव लो बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट आप समझते होंगे, जिसमें क्या होता है? पिघल जाता है या फिर इवोपरेट हो जाता है, उस टेम्परेचर को मेल्टिंग बॉइलिंग। ड्यू टू द वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, भाई कार्बन कार्बन ये शेयरिंग है, तो इनमें आयनिक बॉन्ड की तुलना में कम अट्रैक्शन होता है, प्लस माइनस वाला अट्रैक्शन तगड़ा होता है, ठीक है। लेकिन ये वाला जो है शेयरिंग वाला, इसमें बराबर का है ना, आधा उसका है, तो कोई किसी को चमका नहीं सकता है ना, सेम कहानी। लेकिन आयनिक में ऐसा था ना, जैसे NaCl है, तो इसमें सोडियम ने दिया था और क्लोरीन ने लिया था, और इनका अट्रैक्शन आयनिक बॉन्ड था। एक्चुअल में कोई डंडी नहीं होती, ये सिर्फ अट्रैक्शन होता है आयनिक बॉन्ड। तो आयनिक बॉन्ड में ऐसा है कि इसने इसको ऊपर एहसान करा था, तो भाई ये मजबूती से बंधा है बेचारा, इसके एहसान तले दबा हुआ है। लेकिन यहाँ किसी का एहसान थोड़ी है, इसने क्या करा? इसने अपने अपने इलेक्ट्रॉन शेयर करे, तो एक उसका भी था एक उसका भी था, इसलिए यहाँ पे अट्रैक्शन क्या है? थोड़ा सा कम है। अब अट्रैक्शन कम हो गया तो भाई
मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट भी कैसे हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, कम टेम्परेचर में ही दूर दूर भी हो जाएंगे, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर फोर्स इनमें अट्रैक्शन कम होता है, जिसके कारण ये मॉलिक्यूल कैसे होते हैं, इनके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कम होते हैं। मोस्ट कार्बन कंपाउंड्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर भी नहीं है, क्योंकि ये तो नॉन मेटल है, किसमें बनता है, नॉन मेटल के बीच में बनता है, और इनमें कोई फ्री इलेक्ट्रॉन भी नहीं है, एक दे भी नहीं रहा, एक ले भी नहीं है, तो शेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर नहीं है। ग्रेफाइट को छोड़ देना, ग्रेफाइट जो है वो इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर, ये एक्सेप्शन है, ठीक है, एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन का मतलब जो नियम कायदे के अनुसार नहीं चलता हो, ठीक है। नियम बोलता है कि नॉन मेटल जो है वो क्या है, इलेक्ट्रिसिटी के बैड कंडक्टर, लेकिन ये गुड कंडक्टर है, पेंसिल की नुक वगैरह में पाया जाता है, अभी पढ़ेंगे हम इसके बारे में अलग से। ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन कौन से, जैसे कुछ एग्जांपल दे रखा है, एसिटिक एसिड, हाँ वही एसिटिक एसिड जो विनेगर में पाया जाता है, फाउंड इन विनेगर, याद है, विनेगर सिरका, CH3COOH इसका फॉर्मूला। देखो इसका मेल्टिंग पॉइंट 290 केल्विन है, ठीक है, और बॉइलिंग पॉइंट 391 केल्विन है। 290 समझते हो, मतलब कि ये 298 केल्विन पर अपना 25 डिग्री होता है ना, या फिर 25 डिग्री की बात करें हम, 25 डिग्री सेल्सियस उसको केल्विन में करते हैं, 273 उसमें क्या कर देते हैं, ऐड कर देते, तो केल्विन में आ जाता है। तो अगर आप देखोगे तो 25 डिग्री के आसपास ही है, 25 भी नहीं और कम ही है, ठीक है। कितना है ये, तो 298 माइनस 290 माइनस, तो 20 डिग्री के आसपास इसका आ जाएगा, ठीक है। मतलब बहुत कम इसका मेल्टिंग पॉइंट, इतने में तो ये लिक्विड में आ जाता है। मतलब एसिटिक एसिड नॉर्मल कंडीशन में लिक्विड है, नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर क्या ये लिक्विड है, ठीक है। और थोड़ा और गर्म कर दोगे इसको 101 डिग्री, तो क्या हो जाएगा, 101 बढ़ा दिया हमने, है ना, 100 केल्विन और बढ़ा दिया 101, तो ये क्या बन जाएगा, गैस बन जाएगा। मतलब नॉर्मल कंडीशन में ये लिक्विड है। क्लोरोफॉर्म नॉर्मल टेम्परेचर पर लिक्विड है, ठीक है, ये भी नॉर्मल टेम्परेचर। मेथेन को देख लो, ये तो गैस ही है, 90 केल्विन पर इसका मेल्टिंग पॉइंट आ रहा है। तो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट इनके कम होते हैं। डाटा आपको याद नहीं रखना, बस इतना ध्यान रखना है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स यानी कि कार्बन वाले जो होते हैं वो शेयरिंग वाले होते हैं, उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते, अट्रैक्शन कम होता है, अट्रैक्शन कम है तो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाएंगे। बात करते हैं एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। एलोट्रोप्स वेरी वेरी मोस्ट टाइम पी, मोस्ट टाइम पी, ठीक है, 25 स्टार बना लेना। एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन का एक क्वेश्चन जरूर आता है, ठीक है। एलोट्रोपी होती क्या है पहले वो समझो। एलोट्रोपी क्या है, तो जब कोई बंदा यानी कि कोई एलिमेंट एक से ज्यादा रूप में नेचर में पाया जाता है, एक ही व्यक्ति उसके अलग अलग रूप है, ठीक है, एक ही कार्बन है उसके अलग अलग फॉर्म है। ये देखो डायमंड जो है वो भी कार्बन का बना है, ग्रेफाइट जो है वो भी कार्बन का बना है, और ये फुलरीन है, अभी आगे पढ़ेंगे हम, ये भी कार्बन का बना है, लेकिन तीनों अलग अलग दिख रहे हैं आपको। ये मस्त चमकीला है, इसको बहुत महंगा बिकता है। इधर ग्रेफाइट देख लो, 5 रुपए की पेंसिल में आ जाता है ग्रेफाइट। तो इसमें और इसमें जमीन आसमान का अंतर, लेकिन बने दोनों कार्बन के ही है। तो कार्बन के अलग अलग रूप है। अब जब एक ही व्यक्ति यानी कि एक ही एलिमेंट एक से ज्यादा फॉर्म में नेचर में एग्जिस्ट करता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं एलोट्रोप। और इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, एलोट्रोपी। क्या सभी एलोट्रोप बनाते, नहीं, सब एलिमेंट एक से ज्यादा रूप शो नहीं कर सकते और हर कोई इच्छाधारी थोड़ी होगा, ठीक है। ये कार्बन में प्रॉपर्टी है। The phenomenon in which the element exists in 2 or more different physical states with similar chemical properties are called allotropy, ठीक है। एक ही एलिमेंट जब एक से ज्यादा रूप में एक से ज्यादा फिजिकल स्टेट्स में नेचर में अवेलेबल होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, एलोट्रोप, और इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं एलोट्रोपी। कार्बन हैज 3 मेन एलोट्रोप्स। कार्बन के कितने मेन एलोट्रोप है, 3, हालांकि और भी होते हैं, कोल वगैरह, कोलतार वगैरह ये भी है। क्रिस्टलाइन की बात करें तो 3 होते हैं, फुलरीन, बकमिंस्टर फुलरीन, डायमंड और ग्रेफाइट, ठीक है। कौन कौन से 3 है, एक तो फुलरीन होता है, दूसरा डायमंड होता है और ग्रेफाइट। ये इसके हो गए क्रिस्टलाइन फॉर्म। क्रिस्टल फॉर्म में मतलब सॉलिड फॉर्म में। क्रिस्टलाइन क्या है, इसके एलोट्रोप है, ठीक है, एलोट्रोप्स। एमोर्फस भी होते हैं जिसको कोल वगैरह, कोलतार वगैरह जो आते हैं वो उसमें आ जाएंगे, ठीक है। आपके सिलेबस में तो यही है, डायमंड, ग्रेफाइट और फुलरीन, ठीक है। बकमिंस्टर फुलरीन इसका पहला एलोट्रोप, चलो देखते क्या है। इट इज एन एलोट्रोप ऑफ द कार्बन कंटेनिंग क्लस्टर ऑफ 60 कार्बन। कितने कार्बन इसमें, 60 कार्बन। और 60 कार्बन का ये एक फुटबॉल बना हुआ है, दिख रहा है आपको, 60 कार्बन। ये जो ब्लू ब्लू दिख रहा है आपको ये कार्बन है, ठीक है, ये क्या है, कार्बन। ऐसे कितने कार्बन है इसमें, 60। और स्ट्रक्चर इसका कैसा है, फुटबॉल जैसा, गोल एकदम, ठीक है। तो इसमें 60 कार्बन का एक गुच्छा होता है, क्लस्टर मतलब गुच्छा।
60 कार्बन का एक एटम्स ज्वाइन आपस में ज्वाइन करते हैं और एक स्फेरिकल मॉलिक्यूल बनाते हैं जिसको फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर बोलते हैं, और ये एक डार्क सॉलिड होता है रूम टेम्परेचर पर। ठीक है, तो फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है इसका बकमिंस्टर फुलरीन का, है ना। अब हम बात करते हैं इसकी ऐसा नाम क्यों दिया इसको, क्योंकि इसको साइंटिस्ट जो बकमिंस्टर था उसी ने नाम दिया था फुलरीन, इसलिए इसके नाम के आधार पर नाम हो गया बकमिंस्टर फुलरीन। कितने कार्बन है इसमें? 60 कार्बन है, C60। ठीक है, 60 कार्बन है इसमें टोटल। अगली बात करते हैं डायमंड की, हीरा। जैसे कि आप लोग एक डायमंड है ना, डायमंड की बात करें तो डायमंड चमकीला होता है, शाइनी होता है, ये भी कार्बन से ही बना होता है। सोचो, कार्बन जहां से हम पेंसिल की नोक की बात करें तो जो इतना सस्ता और डायमंड इतना महंगा, दोनों है बने का ही के हैं, कार्बन के। ठीक है, जमीन आसमान का अंतर है लेकिन दोनों में। चलिए, डायमंड जो है, डायमंड इज द प्योरेस्ट क्रिस्टलाइन, ये देखो वर्ड आया क्रिस्टलाइन, मैंने अभी बताया था आपको। डायमंड इज द प्योरेस्ट क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ कार्बन। कार्बन का प्योरेस्ट क्रिस्टलाइन फॉर्म कौन सा होता है? डायमंड। इट इज फाउंड इन साउथ अफ्रीका, ब्राजील, रसिया, ठीक है, एक्सेट्रा। इतनी जगह ये पाया जाता है, इंडिया में भी पाया जाता है, पन्ना वगैरह में खदान है हीरे की, है ना। साउथ अफ्रीका हैज द लार्जेस्ट डिपॉजिट्स ऑफ डायमंड, इन जगह ये ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, स्ट्रक्चर हम आगे देख लेंगे डायमंड का। ये देखो, आपने तो ऐसा डायमंड देखा होगा, केमिकल लेवल पर ये ऐसा दिखता है, अभी समझेंगे इसका स्ट्रक्चर। चलो समझ ही लेते हैं, आ गया वो पॉइंट। डायमंड इज अ क्लस्टर ऑफ कार्बन एटम, भाई ये भी कार्बन का ही गुच्छा है पूरा। ईच कार्बन एटम इज कोवेलेंटली बॉन्डेड विथ 4 अदर। ध्यान से देखना अब इसकी स्ट्रक्चर में क्या क्या है। इसमें एक कार्बन जो है बच्चों, वो कितने कार्बन से अटैच है? तो एक कार्बन जो है 1, 2, 3 और 4 कार्बन से अटैच है। ये पहली बात ध्यान रखना कि इसमें हर कार्बन कितने कार्बन से अटैच है? एक कार्बन 4 अदर से अटैच है। ठीक है, 1 कार्बन इज अटैच्ड विथ 4 अदर कार्बन एटम्स, और 4 अदर कार्बन से जो अटैच हो रहा है तो एक स्ट्रक्चर बनता है, ये ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बनता है, इसको बोलते हैं टेट्राहेड्रल। क्या बोलते हैं? टेट्राहेड्रल, चतुष्फलकी, 4 फेज होती है इसमें, तो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनेगा। इसी को हम यहाँ भी देख सकते हैं, जैसे ये देखो, ये ठीक है, एक पीछे जा रहा है, तो ये टेट्राहेड्रल लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। ठीक है, कहीं भी देखोगे आप तो उसका टेट्राहेड्रल बन जाएगा, है ना। जैसे ये आला देख लो, ये एक पीछे गया, एक इधर गया, एक इधर गया, 4 फेज बनेगी, 1, 2, 3 और 4। ठीक है, ऐसे तो टेट्राहेड्रल इसका स्ट्रक्चर होता है। एक कार्बन कितने कार्बन से अटैच है? 4 कार्बन से। यहाँ देख लो आप, यहाँ बढ़िया दिखेगा, ये देखो, ये सेंटर मान लो, 1, 2, 3, 4। किसी को भी आप देख लो तो उसके 4 अदर कार्बन है, इसको देख लो, चलो 1, 2, 3 और 4, ऐसे। तो एक कार्बन 4 अदर कार्बन से अटैच है। 4 अदर से अटैच होता है तो उसको sp3 हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। sp3 क्या होता है? जब 4 बॉन्ड बनते हैं, 4 सिग्मा बॉन्ड, तो एक s का और p के 3, sp3 हाइब्रिडाइजेशन आता है इसका। ठीक है, ये आपको हायर क्लासेस में सीखने को मिलेगा, sp3 क्या होता है 11th क्लास में सीखेंगे आप। ठीक है, अभी फिलहाल आप ये समझो कि एक कार्बन कितने कार्बन से अटैच होता है? 4 से। स्ट्रक्चर का नाम क्या है? टेट्राहेड्रल। बच्चों ये नाम याद कर लेना, डायमंड टेट्राहेड्रल होता है, इसका स्ट्रक्चर ही ऐसा है। ठीक है, इस कारण से ही तो ये हार्ड होता है। सच अ स्ट्रक्चर प्रोवाइड्स रिजिडिटी, रिजिडिटी का मतलब हार्डनेस। देखो, और एक वर्ड आपको याद रखना है, लाल से लिख देता हूं, डायमंड इज अ हार्डेस्ट मटेरियल, हार्डेस्ट मटेरियल नोन है। डायमंड इज अ हार्डेस्ट मटेरियल नोन, सबसे हार्ड मटेरियल जो होता है वो कौन है? डायमंड है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। क्यों है भाई? क्योंकि इसका स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल ही है, और दूसरी बात इसमें एक कार्बन 4 कार्बन से अटैच होता है। ठीक है, प्रॉपर्टीज की बात करें तो डायमंड मेल्ट्स एंड बॉइल्स एट वेरी हाई टेम्परेचर, मतलब कैसा है? सॉलिड हार्ड है, बहुत भयंकर हार्ड है। ठीक है, हार्ड है एकदम। डायमंड इज नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, भाई इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन थे, चारों उसने क्या कर लिए? शेयर कर लिए। अब फ्री इलेक्ट्रॉन बचे क्या? चारों इलेक्ट्रॉन किससे शेयर कर लिए? आपस में ही शेयर कर लिए। इनने भी आगे 4 से कर लिए। ठीक है, तो ऐसे ये 4 से करते रहता है ऐसे। तो भाई हर कार्बन का अपने चारों इलेक्ट्रॉन तो आसपास शेयर हो गए, अब खाली इलेक्ट्रॉन बचे नहीं। इलेक्ट्रिक करंट चलता कैसे? इलेक्ट्रॉन के फ्लो से। फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे तो इलेक्ट्रॉन चलेंगे ना, यहाँ है ही नहीं, सारे बंद गए, लोन पेयर कुछ भी नहीं है। ठीक है ना, फ्री इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें कोई एक मुक्त इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। इस कारण से ये इलेक्ट्रिसिटी का नॉन कंडक्टर है, चलता नहीं इसमें इलेक्ट्रिसिटी, करंट नहीं लगेगा। ठीक है, डायमंड इज अ ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस, भाई आर पार देखा जा सकता है। कैन रिफ्लेक्ट एंड रिफ्रैक्ट लाइट, और ये लाइट का रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों काम कर सकता है।
साइंस में आप लोग लाइट वाला चैप्टर पढ़ोगे, उसमें रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन दोनों पढ़ोगे, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, परावर्तन और अपवर्तन, ठीक है। तो उसके अनुसार ये दोनों काम कर सकता है, रिफ्लेक्शन भी कर सकता है और रिफ्रैक्शन भी कर सकता है, इसलिए तो ये शाइन मारता है, चमकता है, ठीक है। यूज की बात करें, डायमंड कहाँ यूज होगा? इट इज यूज्ड एज अ प्रीशियस स्टोन इन ज्वेलरी। भाई ये ज्वेलरी बनाने में यूज करते हैं इसको, ठीक है। काय में करते हैं? ज्वेलरी बनाने में, गहने वगैरह बनाने में, हार वगैरह, अंगूठी वगैरह, इनमें क्या करते हैं हम लोग? इनमें हम लोग इसको यूज करते हैं सजावट के रूप में, और बढ़िया चमकता है। बिकॉज ऑफ इट्स हार्डनेस इट इज यूज्ड फॉर कटिंग ग्लास। ग्लास को काटने में भी इसका यूज करते हैं क्योंकि ये हार्ड है ना। एंड इन मेकिंग बोर्स ऑफ ड्रिंकिंग रॉक्स। भाई सॉरी, ड्रिलिंग रॉक्स मतलब होता है बोरवेल वगैरह जो होती है, तो उसमें जो वो करते हैं, क्या बोलते हैं, होल करते हैं बोरवेल, ठीक है। तो उसमें जो रोड्स वगैरह लगाते हैं उनको ये क्या करते हैं, भेदने में, यानी कि कठोर है तो उसको क्या करेगा, पिनिट्रेट कर जाएगा, ठीक है। तो उसमें यूज करते हैं ग्लास की कटिंग। अरे भाई हार्ड है तो हार्ड से इसको क्या कर सकते हैं अपन, बोरवेल वगैरह का जो ड्रिल कर सकता है, अब तो लोहे का वो यूज होने लग गए, ठीक है, लेकिन पहले यूज करते थे। इट इज यूज्ड बाय सर्जन्स टू रिमूव कैटरेक्ट। कैटरेक्ट क्या है? कैटरेक्ट एक आंखों की बीमारी है जहां तक, ठीक है। तो हाँ, आंखों की बीमारी है तो सर्जन उसको क्या करते हैं, इसको दूर करने में यूज करते होंगे, ठीक है। आप मेन याद कर लो, ज्वेलरी में भाई सबने देखा है, हीरे का यूज का है, ठीक है। ग्लास की कटिंग में क्योंकि ये हार्ड है। इसके अलावा मेकिंग बोर्स फॉर ड्रिलिंग रॉक्स, चट्टानों में छेद करने में, ठीक है, इसका यूज कर लेते हैं। और इसके अलावा कैटरेक्ट उसमें भी यूज करते हैं इसको सर्जन्स, आंखों की बीमारी है कोई सी। अगला एलोट्रोप है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो है बच्चों, ग्रेफाइट इज आल्सो कॉल्ड ब्लैक लीड। ब्लैक लीड देखो, ये पेंसिल की जो नुक बनी है काली वाली, ठीक है, ये जिससे हम लोग स्केच वगैरह बनाते हैं, तो ये जो काला काला सा आपको दिख रहा है, या फिर कोई सेल को तोड़ोगे आप घड़ी के तो इसमें काली सी रोड निकलती है, वो ग्रेफाइट की बनी होती है, ठीक है। काहे की बनी होती है? ग्रेफाइट, इसलिए इसको ब्लैक लीड भी बोलते हैं, इससे लिखते हैं, ठीक है। और क्वेश्चन आता है कि लीड पेंसिल में किस चीज का यूज करते हैं, तो उसमें लेड का यूज नहीं करते हैं, उसमें हम यूज करते हैं ग्रेफाइट का, ठीक है। उसमें लेड 0% होता है, लेड जैसा दिख रहा है, लेड पीबी होता है, पर इसमें पीबी होता नहीं है, इसका नाम है लीड। लीड लगाना, पेंसिल की जो लीड है, नुक है, वो काई की बनी होती है? ग्रेफाइट की, ठीक है। और इसका एक नाम और है प्लम्बेगो। क्या नाम है? प्लम्बेगो। आप तो ब्लैक लीड याद कर लो, ठीक है। अकरेंस ऑफ ग्रेफाइट कहाँ मिलता है? ग्रेफाइट इज वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। अलग अलग जगह मिलता है, लार्ज मात्रा में। कहाँ से मिलता है अपने को? श्रीलंका, इंडिया, साइबेरिया, इटली, ठीक है, यूएसए, कई जगह ये मिलता है। इन इंडिया, इंडिया में ग्रेफाइट कहाँ मिलेगा? इट इज फाउंड इन उड़ीसा, राजस्थान, बिहार, वेस्ट बंगाल, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिल, मतलब कई जगह मिलता है, इसलिए तो सस्ता है भाई, ये हर जगह मिलेगा तो सस्ता रहेगा। स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफाइट की बात करें तो ग्रेफाइट में क्या है भाई? ग्रेफाइट में अब यहाँ पे ध्यान से देखने वाली बात है, आप देखो तो ये जो गोल गोल आपको दिख रहा है, ये गोल गोल क्या है? कार्बन है। आप मुझे बताओ, एक कार्बन कितने कार्बन से अटैच है? एक कार्बन इसमें कितने कार्बन से अटैच है? तो इसमें एक कार्बन जो है, आप देखो तो कितने से अटैच है, देखो जरा उसमें डायग्राम में देख के बताओ। एक कार्बन, इसके पीछे भी रहेगा, आगे भी रहेगा, ठीक है। तो हर कार्बन जो है वो 3 कार्बन से अटैच है, दिख रहा है आपको? कितने कार्बन से? 3। कोने वाला देखोगे तो समझ में नहीं आएगा, बीच वाला देख लो। चलो ये देख लो, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, ऐसे इसके पीछे लेयर आएगी। इस कार्बन को देखोगे तो 1, 2 और ये इधर से 3, तो हर कार्बन कितने, और ये आगे एक और से कनेक्ट रहेगा, ठीक है, पीछे की साइड। तो हर कार्बन कितने कार्बन से अटैच है? 1, 2 और 1 पीछे की साइड, ठीक है। हर कार्बन बच्चों इसमें है 3 कार्बन से, जबकि उसमें डायमंड में कितने से था? 4 से। तो इसमें 1 कार्बन अटैच्ड होता है किससे? 3 अदर कार्बन से। एक कार्बन 3 अदर कार्बन से अटैच होता है, ठीक है। तो इन ग्रेफाइट कार्बन एटम्स आर बॉन्डेड स्ट्रांगली टू वन अनदर ओनली इन वन प्लेन। अच्छा, उसमें ये 3 डायमेंशन में था ऐसा, ठीक है, टेट्राहेड्रली था। इसमें 1 डायमेंशन ओनली, मतलब 1 डायमेंशन मतलब सिर्फ लेयर में है, ऐसा लेयर्ड स्ट्रक्चर इसका, ठीक है। कैसा है? लेयर, लेयर बाय लेयर चलेगा ये। तो इसमें 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर नहीं होता, इसलिए हार्ड भी नहीं होता, सॉफ्ट होता है, जैसे कि डायमंड होता है हार्ड, लेकिन ये कैसा है? सॉफ्ट, क्योंकि इसमें एक कार्बन दूसरे कार्बन से स्ट्रांगली बॉन्डेड होता है, लेकिन कितने कार्बन से? 3 से। और ये 2D में होता है, 1D में होता है, सॉरी, ठीक है, 1 डायमेंशन में।
ईच कार्बन एटम इन ग्रेफाइट इज कोवेलेंटली बॉन्डेड टू 3 अदर। कितने से जुड़ा है भाई? 3 से। एक कार्बन 3 अदर से जुड़ा रहेगा, ठीक है। और अगर हम बात करें तो ये एक 2 डायमेंशन नेटवर्क बनाएगा जिसको हम क्या बोलते हैं? हेक्सागोन। हेक्सा मतलब होता है बच्चों ये 6 का रिंग बनेगा, ऐसा रिंग 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 स्ट्रक्चर। तो ये लेयर्ड स्ट्रक्चर, एक लेयर ये ऊपर की दिख रही है, एक ये नीचे की दिख रही है, ऐसी 2 लेयर बनेगी और दोनों लेयर आपस में ये अट्रैक्शन के कारण जुड़ी हुई है यहाँ पे, ठीक है। तो हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होता है इसका, उसका टेट्राहेड्रल था, इसका कैसा है? हेक्सागोनल। कार्बन एटम ईच यूनिट इन द नेटवर्क ऑफ हेक्सागोन्स इज मेड अप ऑफ 6 कार्बन एटम। कितने कार्बन का एक रिंग बनेगा? 6 का। एक तो 3 से जुड़ा है लेकिन रिंग कितने का बन रहा है? 6 का। अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ सच यूनिट्स आर ज्वाइंट टुगेदर इन प्लेन और लेयर्ड स्ट्रक्चर। ये भी बच्चों पूछता है कि ग्रेफाइट जो है वो लेयर्ड होता है कि नहीं होता है, तो ग्रेफाइट लेयर्ड स्ट्रक्चर है, ठीक है। स्ट्रक्चर इसका हेक्सागोनल है, लेयर्ड स्ट्रक्चर है और एक कार्बन 3 अदर से अटैच्ड होता है। अच्छा 3 अदर से अटैच है तो क्या इसका 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट में कार्बन। कितने होते हैं? 4। 4 में से 3 तो चलो शेयर कराने में चल गए, एक बच गया कि नहीं बच गया? एक फ्री इलेक्ट्रॉन भी होता है इसमें और इस फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण ये इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर बनता है। तो जो मैंने आपको वहां बताया था कि ग्रेफाइट जो है वो इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है, तो मैंने एक्सेप्शनली बताया था क्योंकि नॉन मेटल के जो कंपाउंड होते हैं वो कैसे होते हैं? पुअर कंडक्टर। लेकिन गुड कंडक्टर कौन है? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट गुड कंडक्टर क्यों है? क्योंकि इसके पास क्या है? इसके पास क्या है? फ्री इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। क्या है? फ्री इलेक्ट्रॉन। चलिए भाई, तो इसका स्ट्रक्चर है These layers are stacked together to make the ग्रेफाइट क्रिस्टल्स, ठीक है। और ये लेयर एक दूसरे पे से जमी हुई रहती है, इसलिए तो हम जब कागज पर पेंसिल से लिखते हैं तो वो धीरे धीरे उसकी लेयर फिसलते फिसलते खत्म हो जाती है, फिर हम उसको शार्प करते हैं, फिर और लिखते हैं, फिर धीरे धीरे स्ट्रक्चर उसके क्या हो जाते हैं? खत्म हो जाते हैं। मतलब लेयर बाय लेयर उसमें से ये चलती है, इसी कारण से हम इसको लिख भी पाते हैं, इससे लिख भी पाते हैं, ठीक है। इसकी प्रॉपर्टी क्या है? ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। और ऐसा कारण क्यों है? क्योंकि इसमें मोबाइल यानी कि चलने योग्य फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मोबाइल इलेक्ट्रॉन नहीं पसंद आए तो फ्री इलेक्ट्रॉन लिख लेना, ठीक है। द मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ग्रेफाइट के कैसे भाई? हाई है, डायमंड के भी हाई थे, ठीक है। इट इज अ ब्लैक एंड सॉफ्ट सब्सटेंस विथ मेटालिक लस्टर। चमकीला भी हल्का शाइन ही मारता है, जैसे पेंसिल शाइन मारती कि नहीं। वेन बर्ट इन ऑक्सीजन, जब इसको जलाते हैं तो ये कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। क्या बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड। ग्रेफाइट इज मेड अप ऑफ कार्बन एटम्स ओनली। ग्रेफाइट सिर्फ कार्बन, अरे कार्बन के एलोट्रोप है तो काई के बने? ओनली कार्बन के ही बने भाई, ठीक है। एक कार्बन कितने से? 3 से अटैच होता है, ठीक है। और लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है इसका। यूज की बात करें, कहाँ यूज होता है ग्रेफाइट? तो ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसलिए इसका यूज हो जाता है कहाँ पर? इलेक्ट्रोड ड्राई सेल बनाने में, वही घड़ी का सेल, ठीक है। ड्राई सेल बनाने में, इलेक्ट्रिक आर्क फर्नांस की इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में इनमें यूज करते हैं, ठीक है। ग्रेफाइट मार्क्स पेपर, पेपर पर इसकी मार्किंग हो जाती है, इसलिए इसका यूज हम कहाँ करते हैं? पेंसिल में, ठीक है। इसलिए आल्सो यूज्ड इन ब्लैक पेंट्स, काला इंक जो बनाते हैं उसमें भी हम ग्रेफाइट का यूज कर लेते हैं। इसके अलावा मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ग्रेफाइट बीइंग हाई, इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, इसलिए इसका यूज हम कहाँ करते हैं? क्रूसिबल्स फॉर मेल्टिंग सम मेटल्स, मेटल को मेल्ट करने में भी हम इसका यूज कर लेते हैं, ठीक है। ल्यूब्रिकेटिंग प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेफाइट मेक्स इट अ वेरी गुड ल्यूब्रिकेटिंग एजेंट। ल्यूब्रिकेशन क्या होता है? ग्रीस ऑयल का नाम सुना? उसी तरीके का, ठीक है। स्पेशली वेयर अदर ल्यूब्रिकेंट्स कैन नॉट बी यूज्ड ड्यू टू हाई टेम्परेचर। भाई इसको, इसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हाई है तो इसको अपन हाई टेम्परेचर वाले ल्यूब्रिकेशन में भी यूज करते हैं। जैसे मशीनें चलती है तो उसमें ऑयल डालते हैं ना तो गर्म हो जाती है, ग्रेफाइट भी डालते हैं उसमें, ठीक है। ग्रेफाइट व्हेन हीटेड अंडर वेरी हाई प्रेशर, जब हम इसको ज्यादा प्रेशर के अंदर हम इसको क्या करते हैं? हीट करते हैं, गर्म करते हैं। तो अच्छा ये बता रहा है कि डायमंड जो है वो ग्रेफाइट से भी बनाया जा सकता है आर्टिफिशियली, हाई टेम्परेचर और प्रेशर लो कर देंगे, ठीक है। सॉरी, प्रेशर भी हाई कर रहे हैं। कैटालिस्ट का यूज भी करते हैं जिससे डायमंड जो है वो बन जाता है, यानी कि ग्रेफाइट जो है वो डायमंड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। अच्छी बात है। वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन बच्चों हम करेंगे अगली क्लास में, ठीक है। आज हमने क्या क्या सीखा? आज हमने सीखा कि कार्बन क्या है, कार्बन में इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाने सीखे हमने, ठीक है। कहाँ पहुंच गए हम? देखो ये अपना था कि हमको कार्बन में क्या क्या पढ़ना है, तो कार्बन के बारे में पढ़ लिया। कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, बनता कैसे? शेयरिंग। कोवेलेंट बॉन्ड मतलब शेयरिंग आपने सीखी कि कौन कितने बॉन्ड बनाता है। शेयरिंग के बाद आपने और क्या सीखा? एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन सीख लिया, ठीक है। एलोट्रोप में आपने क्या क्या सीखा? एलोट्रोप में डायमंड, ग्रेफाइट, उनके स्ट्रक्चर यूजेस, ठीक है। और उसके बाद हम लोगों ने सीखा डायमंड ग्रेफाइट स्ट्रक्चर के बाद हमने एक और सीखा था फुलरीन, ठीक है। एक और क्या सीखा था? फुलरीन, और इनके
प्रॉपर्टीज और यूजेस वगैरह देख लिए, ठीक है। अब वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन का मतलब हो गया कि इसमें टेट्रावैलेंसी और कैटेनेशन पावर, इसके इतने सारे प्रॉपर्टी, इतने सारे कंपाउंड क्यों अवेलेबल है नेचर में, तो इसके वर्सेटाइल नेचर क्या है, ठीक है। वर्सेटाइल नेचर मतलब इन्हीं दो कारण के कारण आता है, कैटेनेशन पावर और टेट्रावैलेंसी। इन दोनों के कारण जो अपना कार्बन है उसकी अलग दुनिया होती है। तो ये अपन पढ़ेंगे वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है। आज के लिए आपको इतना ध्यान रखना है कि कार्बन क्या है, कितना नंबर होता है, कितने इलेक्ट्रॉन ये दे रहा है, ले रहा है, तो दे भी नहीं सकता, ले भी नहीं सकता, ये शेयर करवा सकता है। क्यों? क्योंकि एक तो यहाँ पर अगर ये ले लेगा तो क्या हो जाएगा, इसमें न्यूक्लियस जो है वो 10 इलेक्ट्रॉन को होल्ड नहीं कर पाएगा, और अगर ले लेगा, दे देगा तो क्या होगा, इसमें इतनी एनर्जी चाहिए निकालने के लिए, तो वो भी पॉसिबल नहीं है। तो फिर ये शेयर कर लेता है। शेयरिंग करने के लिए इसको क्या चाहिए, दूसरा एटम चाहिए, ठीक है। अगर इसने एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करी, सिंगल बॉन्ड, दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो गई, एक इलेक्ट्रॉन मतलब एक इसका तो एक जोड़ी हो गया, ठीक है। 2 जोड़ी का करेंगे तो डबल बॉन्ड, 3 जोड़ी का करेंगे तो ट्रिपल बॉन्ड। सिंगल, डबल, ट्रिपल बॉन्ड के एग्जांपल हमने देख लिए, इतने सारे कंपाउंड के लुईस डॉट स्ट्रक्चर या इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना सीख लिए, ठीक है। CH4 का खास करके याद कर लेना आप लोग, IMP है। CO2 का भी कर लेना, ठीक है, CO2 का भी कर लेना। उसके बाद आपको H2S का करना हो तो ऑप्शनल है आपके लिए। फिजिकल प्रॉपर्टीज हमने सीखी, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट इसमें कम है, एलोट्रोप उसमें ही आता है, एक से दूसरे फॉर्म में देख लो, ये कार्बन, ग्रेफाइट, डायमंड और फुलरीन, ये तीनों कार्बन के एलोट्रोप होते हैं। फुलरीन क्या है, C60, इसका फॉर्मूला याद रखना, 60 कार्बन होते हैं इसमें, ठीक है। डायमंड टेट्राहेड्रली अरेंज्ड होता है ना, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है, एक कार्बन 4 अदर से बंधा हुआ होता है, एक कार्बन 4 अदर से बंधा हुआ होता है, ठीक है। प्रॉपर्टीज है, हाई टेम्परेचर होता है, गुड इंसुलेटर होता है ना, कंडक्टर नहीं होता है, ग्रेफाइट होता है। और डायमंड ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस होता है, रिफ्लेक्ट और रिफ्लेक्ट दोनों कर सकता है। ग्रेफाइट के बारे में हमने देख लिया, पेंसिल की लीड बनाने में यूज होता है। हेक्सागोनल लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है, इस कारण इसको पेपर में भी हम लिख सकते हैं। इसमें एक फ्री इलेक्ट्रॉन होता है जिसके कारण एक गुड इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर हो जाता है, ठीक है। तो ये सारी प्रॉपर्टीज हमने देख ली। वर्सेटाइल नेचर में कैटिनेशन पावर और ये सारी चीजें आएगी इसमें, फिर हाइड्रोकार्बन आ जाएगा, ठीक है। तो हमको यहाँ से पढ़ना रहेगा कल के लेक्चर में, ठीक है। मिलते हैं, तब तक के लिए तैयारी करते रहें। जय हिंद।